हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एजुकेशन एंड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय YAC एडटेक प्राइवेट लिमिटेड। तो ये हमारा मॉल कॉन्सेप्ट का चैप्टर चल रहा है और इसमें हम कुछ 2-3 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। ये अगला लेक्चर है। लास्ट लेक्चर जो हमने ख़त्म किया था, इस टॉपिक पे हमने ख़त्म किया था कि मास ऑफ एन एलिमेंट इन अ गिवन मास ऑफ अ कंपाउंड, यानी कि हमको एक कंपाउंड दिया जाएगा, उसका मास होगा, उसमें से किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का हमको एटम का मास निकालना होगा। ये हमने बात की थी, जिसमें लास्ट क्लास में हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया था और ये वाला हमने कर लिया था और शायद ये वाला भी हमने कर लिया था। नहीं किया तो हम दोबारा से इसको कर लेते हैं। इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है कि व्हाट मास ऑफ H2SO4 कंटेन 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो हमको यहाँ पे जो है H2SO4 का मास जो है निकालना है और 80 ग्राम ऑक्सीजन में। ये लास्ट क्लास में हमारा क्वेश्चन हो चुका है, लेकिन मैं फिर से इसको दोबारा से कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये है कि हमारे पास जो मास ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है, मास ऑफ ऑक्सीजन वो कितना है हमारे पास, 80 ग्राम है। ओके, अगर हम इसमें मोल निकाल लें इसके, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 80 ग्राम मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू आ जाएगा 80/16। तो ये जाएगा 5 बार जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो हमारे पास चूंकि 1 मोलिक्यूल ऑफ H2SO4 कंटेन, एक मोलिक्यूल के H2SO4 में कितने ऑक्सीजन है, 4 मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। एक काम करते हैं, इसको सीधा सीधा हम मोल मान के चलते हैं, 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पे 1 मोलिक्यूल ना लिख करके 1 मोल लिखते हैं। तो अब हमको देखना है कि एक मोल कितने H2SO4 में होगा। तो हम कहेंगे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट कितने में होगा, 1/4 मोल ऑफ H2SO4। देखो यहाँ पे मास दिया हुआ है, हमने पहले इसको मोल में कन्वर्ट किया है और यही बात मैं बोलता आया हूँ कि आपको कुछ भी दिया हो आप सीधा इसको मोल में कन्वर्ट कर लो, खत्म कहानी। ओके, तो यहाँ पे है 1 मोल। अब देखो यहाँ पे 5 मोल हमारा ऑक्सीजन, तो 5 मोल कितने H2SO4 में हो, कितने मोल H2SO4 में होगा। तो हम बोलेंगे 5 मोल ऑफ H2SO4 इज इक्वल्स टू 1/5, सॉरी 1/4 इंटू 5 मोल ऑफ H2SO4। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5/4। तो यहाँ से अगर हम देखें कि हमारे पास है मोल ऑफ H2SO4, वो कितने, 5/4। अब मोल का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलिकुलर मास। तो हमको H2SO4 का मास निकालना है। मास निकालने के लिए हमको इसके मोलिकुलर मास यहाँ से निकाल लेते हैं। तो H2SO4 की अगर बात करें तो 2 इंटू 1 प्लस सल्फर का 32 होता है, 16 का 16 इंटू 4, तो 2 प्लस 32 प्लस 64, तो 4 और 6 और 2 8, 6 और 3 9, कितना आ जाएगा, 98 ग्राम पर मोल। इतना हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा मास ऑफ H2SO4, वो आ जाएगा हमारे पास मोल इंटू व्हाट, मोलर मास ऑफ H2SO4, ये हमको चाहिए होगा। तो मोल हमको दिया हुआ है 5/4 और 98 हमको दिया हुआ है इसका मोलर मास। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा आ जाएगा। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन यहाँ पे हो गया, लेकिन मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं अपने फ़ोन से कर रहा हूँ। 5 इंटू 98 डिवाइड बाई 4, तो 122.5 ग्राम, इतना हमारे पास H2SO4 होगा। किस में होगा, हमारे पास 80 ग्राम ऑक्सीजन के लिए जो चाहिए होगा वो हमारा इतना चाहिए होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है कि व्हाट मास ऑफ H3PO4 विल कंटेन 0.25 मोल ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम के 0.25 मोल है, तो वो कितने H3PO4 के मास में होंगे, ये हमको यहाँ से
देखना है। तो सेम, बिल्कुल सेम वही होगा, वहाँ पे मास दिया था, यहाँ पे मोल्स दिए हुए, यानी कि हमको एक स्टेप कम हमको यहाँ पे करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में जो मास दिया हुआ था उस मास को हमने पहले मोल में किया था, कन्वर्ट किया था, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी मोल दिए हुए हैं, तो हम यहाँ से इसको मोल्स के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ से कर लेंगे। अब देखो अगर हम देखें यहाँ पे 0.25 दिया हुआ है, 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। रिमेंबर दिस पॉइंट, एटम की बात कर रहा है। एक बात तो ये, अगर हम 0.25 को अगर हम इस तरह से लिख दें 1/4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, ये हमारे पास हो जाएगा इस तरह से। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा वाइट में कर लेते हैं। तो हम कहेंगे चूंकि 1 मोल ऑफ H3PO4 कंटेन व्हाट, एक मोल में कितने ऑक्सीजन है? 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। कितने एटम है? 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब एक ऑक्सीजन एटम कितने मोल H3PO4 में होगा? तो हम लिखेंगे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम किस में है? हम बोलेंगे 1/4 मोल ऑफ H3PO4। ठीक है ना, इसके अंदर होगा। अब अगर 1 मोल है तो 1/4 मोल कितने में होगा? 1/4 हमारा मोल कितने में होगा? तो हम बोलेंगे 1/4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। देखो कंफ्यूज मत हो ना, मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि 0.25। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो आप इसको यहाँ पे 0.25 भी लिख सकते हो। तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 इंटू 0.25 मोल ऑफ H3PO4। होगा या नहीं होगा? अब यहाँ से अगर हम मोल निकाल लें तो मोल ऑफ H3PO4 वो कितना आएगा? 1/4 तो है, इंटू 0.25 को हम 1/4 अगर लिख दें तो आ जाएगा 1/16 मोल। अब देखो मोल दिया हुआ है फिर से, अब हमको यहाँ से मास निकाल लेना है। हम बोलेंगे यहाँ पे मास ऑफ H3PO4 इज इक्वल्स टू, आ जाएगा मोल इंटू मोलर मास। ये रहेगा मोल दिया 1/16। अगर मोलर मास की बात करें तो देखो H2SO4 और H3PO4 का जो मोलर मास होता है वो सेम होता है। H3PO4 उसका भी 98 था, इसका भी 98 ही होगा, आप चाहो तो निकाल सकते हो। तो ये रहेगा 98। ठीक है, 1/16 इंटू 98, इसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। 98 डिवाइड बाई 16, 6.125 ग्राम। यह आ जाएगा 6.125 ग्राम। क्या आ जाएगा? मास ऑफ H3PO4। ये रहेगा इस तरह से। ओके जी, ये हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये नया टॉपिक हमारा स्टार्ट हुआ है, मोल फ्रॉम वॉल्यूम ऑफ गैस। वॉल्यूम ऑफ गैस अब तक हमने 2 पढ़ चुके हैं। पहला हमने जो पढ़ रखा है वो हमने पढ़ा है मोल फ्रॉम मास, दूसरा हमने पढ़ा है मोल फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब हम तीसरा पढ़ रहे हैं मोल फ्रॉम वॉल्यूम। और वॉल्यूम लिक्विड का नहीं, ध्यान रहे यहाँ पे लिक्विड की बात नहीं कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस। और चौथा हमको पढ़ना होगा मोल फ्रॉम कंसंट्रेशन, वो हम बाद में लेंगे। ठीक है, ये हम बाद में लेंगे जब हम मोलैलिटी सब वगैरह ये सब हमारी हो जाएगी, तो उसके बाद हम यहाँ पे उसको लेंगे। ठीक है ना। तो अब हम देखो, आपको पता है कि जो आइडियल गैस होता है, आइडियल गैस होती है चार्ल्स और बॉयल्स लॉ को कंप्लीटली फॉलो करते हैं, उसको बोलते हैं आइडियल गैस। तो आइडियल गैस की जो इक्वेशन दी गई है वो है PV इज टू nRT। P यहाँ पे वो प्रेशर है, वॉल्यूम V यहाँ पे वॉल्यूम है, N यहाँ पे मोल है, और R यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और T यहाँ पे टेम्परेचर है। ठीक है ना। अगर हम थोड़ा थोड़ा इनकी जो यूनिट के बारे में देख लेते हैं तो हमारे पास जैसे प्रेशर है,
तो इसकी देखो एक 1 एटीएम अगर हम बोल रहे हैं तो 1 एटीएम का मतलब है 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। ये जो पास्कल वाली बात है ये इसकी एसआई यूनिट है, रिमेंबर दिस, ये एसआई यूनिट है इसकी। ओके ऐसे यहाँ पे है 1 एटीएम है तो यह आपका आ जाएगा 1.013 बार। एक ये होगा 1 एटीएम, ये भी होगा 1 एटीएम, ये भी होगा। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डीएम क्यूब होता है। ओके और 1 मीटर क्यूब जो होता है वह 1000 लीटर के इक्वल होता है और यही 1000 डीएम क्यूब के इक्वल होता है। इसमें मीटर क्यूब जो है आपकी वो एसआई यूनिट होती है। क्या होती है? एसआई यूनिट होती है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यानी कि अगर हमको कैलकुलेशन करनी हो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी की, हाँ इसमें आर की वैल्यू भी अभी हम थोड़ा सा लेके चलते हैं, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है कि यानी कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 डीएम क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 ml इज इक्वल्स टू 1000 cm क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 cc यानी क्यूबिक सेंटीमीटर। ये सारा का सारा इक्वल होता है। आर जो होता है वो हमारा एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है हमारा। और यहाँ पे जो है आर की वैल्यू जो रहेगी ये रहेगी हमारे पास, ये रहेगी 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये वाली जो है ये एसआई यूनिट होगी। ये भी क्या होगी? एसआई जो यूनिट है वो होगी। और एक हमारे पास जो कॉमन यूनिट है वो ये रहेगी 0.0821 एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल पास। और यहाँ पे प्रेशर एटीएम में रहेगा, वॉल्यूम यहाँ पे रहेगा लीटर में। अगर हम यहाँ पे पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर इसमें कौन सी वैल्यू हम रखें, पास्कल वाली सॉरी एसआई वाली रखें या कॉमन वाली रखें। तो देखो आपको देखना पड़ेगा कि आपको प्रेशर और वॉल्यूम किस में दिया हुआ है। आपको आर की वैल्यू वही वाली रखनी होगी। अगर ये वाली भी आपको प्रेशर वाली पास्कल में रखनी है और वॉल्यूम वाली मीटर क्यूब में अगर रखनी है और तो n इंटू आर, तो आर की वैल्यू जो है आपकी 8.314 में रखेंगे और यहाँ पे रहेगा टेम्परेचर जो कि केल्विन में रखा जाएगा। ओके अब इसके अलावा अगर वो एसआई जो है यूनिट इसमें ना पूछ करके कॉमन यूनिट में पूछता है तो आप जो प्रेशर है वो उसको एटीएम में रखेंगे और वॉल्यूम जो है वो लीटर में रखेंगे। कंफ्यूज हो जाओ या भूल जाओ तो ध्यान रखना यहाँ पे लिखा हुआ है लीटर और यहाँ पे लिखा हुआ है एटीएम। ठीक है। अब आता है एसटीपी। एसटीपी स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसको बोलते हैं एसटीपी। अब जो ओल्ड कन्वेंशन था उसके अकॉर्डिंग तो ये था हमारा कि जो प्रेशर जो हम एसटीपी पे मानते थे वो 1 एटीएम हमने माना है और जो टेम्परेचर जो हम मानते थे वो 273 केल्विन मानते थे। ठीक है ना। अब ऐसा होता है कि टेम्परेचर हर जगह का अलग अलग होता है, तो इसलिए जो न्यू कन्वेंशन आया तो उस पर क्या है कि टेम्परेचर कोई सी वैल्यू हो सकती है, बिल्कुल क्या होती है, फिक्स होती है। लेकिन क्या है जनरली हम इसको 0 डिग्री सेल्सियस मान के चलते हैं। ओके और यहाँ पे जो प्रेशर है वो हम मान के चलेंगे 1 बार। ध्यान रहे यहाँ पे जो न्यू कन्वेंशन है उसमें मानेंगे 1 बार और यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं 1 एटीएम। ये हमारा फर्क है। यानी कि टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे है तो केल्विन में अगर हम चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा 273 केल्विन और ये हो जाएगा 1 बार। अब एसटीपी पे ओल्ड कन्वेंशन और न्यू कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अगर हम वॉल्यूम निकालते हैं कितना होता है किसी भी गैस का, तो दोनों में थोड़ा सा माइनर सा चेंज आता है और कुछ नहीं है। ये रहा हमारे पास के देख लो इधर को, अगर वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस यानी कि वॉल्यूम 1 मोल का मतलब n इज इक्वल्स टू 1 है तो PV इज इक्वल्स टू NRT। तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम निकालना है तो NRT अपॉन V ये रहेगा इस तरह से। तो यहाँ पे जो ओल्ड कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंग जो प्रेशर हम रखते हैं वो रखते हैं एटीएम में। अब जब एटीएम में रख रहे हैं तो R की वैल्यू जो रहेगी 0.0821 रहेगी और टेम्परेचर रखते हैं 273 केल्विन में। तो कितना आ रहा हमारा 22.4 लीटर में हमारा ये इसका आंसर आ जाएगा अगर हमको ओल्ड कन्वेंशन में रखना है। अब न्यू कन्वेंशन में क्या है कि उसमें हम रख के चल रहे थे बार,
इसमें क्या है, बार को हमको एटीएम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी, यानी कि 1 इंटू 0.0821 इंटू 2273, और बार को जब हम एटीएम में रखेंगे तो रखेंगे 1/1.013, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये वाली वैल्यू जब हम रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22.7 लीटर। कितना आ जाएगा? 22.7 लीटर। तो अक्सर आपको जेई मेंस के क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको 22.7 लीटर ही वैल्यू रख करके आंसर आपके आते हैं, और इवन जेई मेंस वाले 22.7 ही आपको उसमें वॉल्यूम स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर जो वॉल्यूम देते हैं वो 22.7 लीटर ही दे रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ रहेगी हमारी, तो आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से एक नया फॉर्मूला हम जो है निकाल रहे हैं, वो ये है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स, जैसे कि हमने मास के उसमें निकाला, फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स के उसमें निकाला कि क्या होगा, ऐसे यहाँ पे है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी, जो भी दिया होगा गैस का वॉल्यूम, और स्टैंडर्ड जो वॉल्यूम है वो हमारा कितना है, 22.7 भी हो सकता है और 22.4 लीटर भी हमारे पास हो सकता है। ये आपको ध्यान रखना। अगर यहाँ पे आप लीटर में रख रहे हैं तो यहाँ भी आप लीटर में ही रखेंगे, चेंज नहीं कर सकते उसको। तो यानी कि अगर वॉल्यूम को मोल में चेंज करना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 22.7 से, और मोल को अगर हमको वॉल्यूम में चेंज करना है तो हमको 22.7 लीटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये चीज़ रहेगी। आगे देखो, हमारे पास एक क्वेश्चन आता है नंबर 1 के एक हमारे पास गैस है, इसका वॉल्यूम जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 22.2 लीटर, सॉरी 11.2 लीटर दिया हुआ है एसटीपी पर, तो इसका मोल निकालना है। ओके, तो हमारे पास जो मोल होता है हमारे पास गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर वाला मैं लेके चल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 है, आसानी से कट जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास 11.2 लीटर अपॉन 22.4 लीटर। तो ये लीटर से जाएगा लीटर, और 1/2 से 11.2 दो बार जाएगा, तो 1/2 यहाँ पे मोल आ जाएंगे, यानी कि 0.5 मोल हमारे आ जाएंगे यहाँ पे, ये हमारे आ जाएंगे। ठीक है जी, आगे देखते हैं। देखो एक चार्ट है और कुछ नहीं है, पता नहीं है, खैर चलिए देखो यहाँ पे क्या है, हमको यहाँ पे दिया हुआ है मोलर मास, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे दिया हुआ हमको मास है, ये है गिवन मास, और गिवन मास से अगर हमको मोल निकालना है तो मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा, इसी मोल से अगर हमको मास निकालना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मोलर मास से। ऐसे ही हमारे पास आगे है कि अगर हमको मोल से वॉल्यूम निकालना है गैस का तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 22.7 से, लीटर वाले से। ठीक है ना, 22.7 लीटर। अगर हमको ये भी लीटर में निकालना है तो रिमेंबर दिस, अगर ml में निकालना है तो उसको ml में चेंज करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही अगर वॉल्यूम से मोल निकालना है तो 22.7 से डिवाइड करना पड़ेगा, और नंबर ऑफ पार्टिकल अगर हमको निकालने हैं तो 22.7 से आपको यहाँ पे करना पड़ेगा डिवाइड। यहाँ से आपको जब डिवाइड कर देंगे तो मोल आ जाएंगे, और इस मोल से अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हैं तो एवोगाड्रो नंबर से, एक मिनट मिस्टेक, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे 22.7 नहीं आएगा, यहाँ पे आपका आएगा एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या है, आपको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर आपको मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हैं। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे एरर है ये। ओके, ये एक फॉर्मूला हमारे हो चुके हैं। ठीक है ना, ये भी हमारा हो गया पीछे, ये भी अब ये अभी अभी किया है, और ये इससे पहले हम करते हुए आ रहे थे। चलिए देखो, ये है हमारे पास कैलकुलेट द वॉल्यूम of CO2 gas at STP
विच कंटेन 10 Na ऑक्सीजन एटम। यहाँ पे 10 Na ऑक्सीजन एटम दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब 10 Na ऑक्सीजन एटम दिया हुआ है तो इससे हमें वॉल्यूम निकालना CO2 का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना चाहिए कि 10 Na का मतलब क्या है। 10 Na मतलब यह है कि किसी भी नंबर में अगर हम उसके एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो चीज़ मोल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। यहाँ पे ये हमें निकालना है इसका वॉल्यूम। तो मैंने सिंपल सा बताया हुआ है कि अगर आपको कुछ भी दिया हुआ, नंबर दिया हो, पार्टिकल दिया हो, यहाँ पे मैं ज़रा बताऊँ कि अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल दिए हों, मास दिया हो, और यहाँ पे अगर आपको वॉल्यूम दिया हो, तो इन तीनों को आप क्या है सीधा मोल में कन्वर्ट कर लें। पहले कुछ ना सोचे, सीधा सीधा मोल में कन्वर्ट कर लें। फिर थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करने के बाद आप इसको नंबर ऑफ पार्टिकल्स में निकाल लें, मास में निकाल लें, और यहाँ पे वॉल्यूम में निकाल लें। ये चीज़ रहेगी इस तरह से, ठीक है। ये हल्की सी मैथ्स होती है। इवन अगर आप देखेंगे तो हाई स्कूल की मैथ्स इसके अंदर होती है यूज़ के नंबर ऑफ पार्टिकल इतने दिए हुए तो मास कितना होगा, जो हमने पीछे किए हुए क्वेश्चन सबके सब यहाँ से आपको मालूम हो रहा होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम बोलेंगे सिंस, हाँ हम बोलेंगे कि 1 मोल ऑफ CO2 कंटेन व्हाट 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, है या नहीं है। देखो हाई स्कूल का आ गया, सब कुछ वही है कि 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम दिए हुए। अगर हमको 1 मोल ऑक्सीजन एटम के बारे में बात करें तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम कितने मोल CO2 में होंगे, तो हम बोलेंगे कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 1/2 मोल ऑफ CO2, ठीक है ना, कंटेन। अब यहाँ पे आपको ध्यान में ये चीज़ रखनी है कि हमारे पास 10 मोल दिया हुआ है, तो इसलिए हम बोल देंगे कि 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम जो होंगे 1/2 इंटू 10 मोल ऑफ CO2 इसके अंदर होंगे, यानी कि ये आ जाएंगे 5 मोल ऑफ CO2। 5 मोल CO2 में हमारे 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन होंगे, ठीक है ना। ये यहाँ से भी हमको दिख रहा है कि 1 मोल में हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, तो अगर हमारे पास 5 मोल CO2 तो इसके 2 गुने हो जाएंगे। ये चीज़ हमको यहाँ से भी दिखाई दे रही है। अब हमको निकालना है यहाँ से वॉल्यूम। तो आपको पता है कि मोल इजिकल्स टू क्या होता है, वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.7। ये वाला हमको यहाँ पे रखना है। STP पे इन्होंने पूछा है। देखो इन्होंने ये नहीं कहा कि हमको 22.7 रखना है या 22.4 रखना है, आपकी मर्जी, आप जो चाहे आप चाहे रखना चाहें रख दें। लेकिन अगर एग्जाम की बात करें तो मोस्ट ऑफ द केस में आपको 22.7 ही रखना है, 22.7 लीटर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 मोल, तो ये रहेगा, सॉरी यहाँ पे हमको मोल दिए हुए 5, हमको वॉल्यूम निकालना है और 22.7 लीटर हमारे पास यहाँ से आएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास V इज इक्वल्स टू 5 इंटू 22.7 लीटर। तो ये कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, uh, 5 इंटू 22.7, तो ये आ जाएगा 113.5 लीटर। ये इतना आ जाएगा। ओके आगे देखते हैं। देख लीजिए अगला हमारे पास है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इज 98 लीटर SO3 एट STP। तो यहाँ पे हमको वॉल्यूम दिया हुआ है। एक बात देखो, अब हमको यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है, हमको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं या नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। तो देखो इसको करने के भी 2 रास्ते। अब देखो आपको तीनों मोल्स के बारे में मालूम चल गया, मास वाले का भी मैंने बता दिया, पार्टिकल्स वाले का भी मैंने बता दिया और वॉल्यूम वाले का भी मैंने बता दिया। तो दोनों मोल्स को आप इक्वल कर सकते हैं। मतलब मैं कहूँगा कि जो मोल होता है हमारे पास, मोल इज इक्वल्स टू वो होता है मास अपॉन मोलर मास। ये इक्वल होता है हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, और ये इक्वल होता है हमारे पास वॉल्यूम इन लीटर एट STP।
अपॉन 22.7 लीटर। ये तो इसमें देखो हमको क्या है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो ये वाला हमको यूज़ करना है। हमको पहले ये निकाल के मोल निकालना है, और फिर हमसे नंबर ऑफ पार्टिकल पूछा तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। तो सिंपल सा अगर हम ये दोनों फॉर्मूले यूज़ कर ले तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर, और ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास वॉल्यूम एट एसटीपी कितना है 90.8 अपॉन 22.7 लीटर। ये भी लीटर, ये भी लीटर। यहाँ से इसको हमको करना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये आ जाएगा 90.8 अपॉन 22.7 इंटू NA। अब NA की चाहो तो आप वैल्यू रख दो, या आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। तो मैं अगर इसको सॉल्व करूँ तो 90.8 डिवाइड बाई 22.7, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू NA। और इसको और सॉल्व करना है तो 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6.022 इंटू 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 24.088 इंटू 10⁻23। ये हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल नहीं आएंगे। अब यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल हमने लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे इसकी जगह पे नंबर ऑफ एटम लिखेंगे, नंबर ऑफ एटम। आगे कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन SO3। अब देखो ये आ गए नंबर ऑफ एटम इन 1 मोल, यानी कि इन 1 SO3। अब देखो यहाँ पे अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पे क्या है, चूंकि 1 मोल ऑफ SO3, या हम बोलें कि 1 मोलिक्यूल कंटेन 1 molecule of SO3, SO3 contain 3 एटम, 3 नहीं 3 और एक 4, क्योंकि SO3 में कितने 3 तो ऑक्सीजन और एक 4 है, तो हम कहेंगे यहाँ पे 4 एटम्स। कितने हैं 4 एटम्स में है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम हमारे पास कितने आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स वो आ जाएंगे हमारे पास जितने नंबर ऑफ पार्टिकल, ये जितने नंबर ऑफ, यहाँ पे अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हम आ जाएंगे 4 इंटू 24.088 इंटू 10⁻23, ये रहेगा हमारे पास। ठीक है, तो इंटू 4 तो 96.352 इंटू 10⁻23 एटम्स ये पूछा है इसने किसी पर्टिकुलर एटम की बात नहीं की, इसने पूछा कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स का मतलब यहाँ पे है इस मॉलिक्यूल में जितने एटम हैं वो कितने होंगे, कितने इतने मोल्स के अंदर। तो पहले हमने क्या किया, उसके पहले निकाले मोल्स, उस मोल्स को हमने कन्वर्ट किया एटम्स के अंदर, और उस एटम्स से हमने उसी नंबर ऑफ एटम्स को हमने क्या है कि उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स से मल्टीप्लाई कर दी, तो हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ एटम्स आ गए यहाँ पे। ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ गए। आगे हमारे पास है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन 1.8 लीटर H2O एट STP। देखो अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो वॉल्यूम 1.8 लीटर दिया हुआ है, ये आपका ये वॉल्यूम है वाला, जैसे मोल है ना, तो मोल में जो वॉल्यूम एट STP अपॉन 22.7 लीटर। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये जो वॉल्यूम दिया हुआ है ये वॉल्यूम एट STP वाला दिया हुआ है। ऐसा नहीं है, बल्कि ये जो वॉल्यूम है हमें, या ये जो पूरा वॉल्यूम है, ये गैस का दिया होता है। किसका दिया होता है, गैस का दिया होता है। और आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो वॉल्यूम हमको दिया हुआ है ये लिक्विड का दिया हुआ है। ओके, तो पहले आप इस लिक्विड को मास में कन्वर्ट करोगे, और वहाँ से फिर आपको क्या है, नंबर ऑफ मोल्स जो है निकालने होंगे, और नंबर ऑफ मोल से फिर आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने होंगे। तो देखो हमारे पास क्या है, अगर यहाँ पे देखें V इंटू डी, यानी कि अगर हमको मास निकालना है तो मास के लिए हमारे पास क्या होता है, V इंटू डी होता है। अब वॉल्यूम जो लीटर में दिया हुआ है इसको ml में चेंज करना है, 1.8 इंटू 10⁻³
ml, ये आ जाएगा। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो डेंसिटी इसकी होती है वो 1 होती है, वो आपका ml जो उसके अंदर आता है ml आता है। हमारे पास d क्या होता है, d होता है हमारे पास m/v, तो इसकी जो होती है यूनिट ग्राम पर ml होती है, ग्राम पर ml क्यूब ऐसे करके होती है, ठीक है ना। ये हमारे पास, सॉरी एक मिनट, ml क्यों लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे रहेगा ml रहेगा इस तरह से, ओके। तो ये चीज़ हमारे पास क्या आएगी, जो आंसर आएगा वो हमारा ग्राम में आएगा, ml में। तो वॉल्यूम है 1.8 इंटू 10⁻³ और जो डेंसिटी होती है वाटर की वो होती है 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml होती है। तो हमारे पास आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻³ ग्राम, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमको क्या है, मोल यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो मोल के लिए हमारे पास क्या है, मोल इज इक्वल्स टू होता है मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल्स टू क्या पूछा है, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन 22.7 हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो मास हमको दिया हुआ है, देखो इन दोनों को हम इक्वेट कर रहे हैं, मोल्स पहले मोल्स ना निकाल के दोनों को एक साथ ही इक्वेट कर रहे हैं। तो मास हमको यहाँ पे दिया हुआ है, ये आया 1.8 इंटू 10⁻³ ग्राम अपॉन, अगर मैं मोलिकुलर मास की बात करूं तो H2O का जो मोलिकुलर मास होता है 2 + 16 कितना आ जाएगा 18, तो यहाँ पे आ जाएगा 18 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स अपॉन 22.7। तो यहाँ से आ जाएगा नंबर ऑफ एटम इज इक्वल्स टू आ जाएगा, यहाँ से जब हम काटेंगे ये आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास 22.7 इंटू 10⁻²2, ये बच जाएगा। अब ये इस मोल के अंदर इतने एटम आ गए, लेकिन अगर हम देखें नंबर ऑफ एटम एक 1 मोलिक्यूल H2O में कितने होंगे, तो नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोलिक्यूल ऑफ H2O वो कितने हैं, 2 तो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन, कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे, वो आ जाएगा 3 इंटू 22.7 इंटू 10⁻²2, 3 7 21, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 दूनी 6, 67.1 इंटू 10⁻23 एटम्स ये आ जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ एटम्स यही पूछा है ना, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स का मतलब यही यहाँ पे यही आता है कि इन्होंने जो पूछा है वो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमसे पूछे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक नया टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है, इसमें पूछा कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो यानी कि अब तक तो हमने एटम्स निकाले हैं, हमको दिया हुआ था मास, दिया हुआ था वॉल्यूम, दिया हुआ था नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल लिए, वॉल्यूम निकाल लिया, मास भी निकाल लिया, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल या एटम वगैरह और मॉलिक्यूल या आयंस भी हमने निकाल लिए। लेकिन अब हमको एटम्स के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन है, किसी एक पर्टिकुलर अमाउंट में हमको क्या है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन कुछ भी होगा वो हमको निकालना पड़ेगा किसी एक पर्टिकुलर अमाउंट में। जैसे यहाँ पे क्या है कि जैसे हमको आपको पता है कि हमारे पास जो सिंबल होता है किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करने का, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का, वो ये होता है एक्स। कोई भी एलिमेंट हमारा हो सकता है, ये होता है हमारे पास एटॉमिक नंबर, और ये होता है हमारे पास मास नंबर, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास अगर कोई न्यूट्रल एटम होता है तो वो जो एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, और न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर एटम हमारा न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल हो जाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास अलग अलग है जिस पर कोई चार्ज वगैरह है, तो इसका मतलब वो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल नहीं होंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसी जो मास नंबर होता है इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये होता है। और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, वो लगभग इक्वल होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन के, और ये होता है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। और इसी को एक हमने वैल्यू पीछे हमने पढ़ी है, फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा है कि वो 1 AMU के इक्वल होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए, ये आपका मैं पीछे करवा चुका है। और अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमको निकालना है तो A - Z हमको यहाँ से करना होगा। A फॉर एटॉमिक नंबर और A फॉर मास नंबर और Z फॉर एटॉमिक नंबर, ये आ जाएगा हमारा, ओके।
जैसे हमारे पास ये है यहाँ पे, और हमसे पूछा जाए कैलकुलेट द ईच ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ईच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ ऑक्सीजन 816 और यहाँ पे एल्यूमिनियम +3 और यहाँ पे O2-, यहाँ पे लिख दूँ CO2 और यहाँ पे लिख दूँ CO3 2- और यहाँ पे लिख दूँ SO4 2-, हमारे पास ये है। तो देखो अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकालूँ, प्रोटॉन निकालूँ, या अगर मैं प्रोटॉन निकालूँ फिर इलेक्ट्रॉन निकालूँ और फिर न्यूट्रॉन निकालूँ, ठीक है। देखो इधर को, हमारे पास जो प्रोटॉन रहेंगे यहाँ पे 8 रहेंगे, यहाँ पे एल्युमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 13 होता है, तो प्रोटॉन क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। यहाँ पे 8 रहेगा तो 8 हो जाएंगे, यहाँ पे 44 हो जाएंगे। क्यों, चाहो तो आप देख लो, कार्बन का कितना होता है, 6 होता है, ऑक्सीजन कितना होता है, 8 × 2, तो 16 और 6 कितना आ जाएगा, 22। CO3 की अगर मैं बात करूँ तो कार्बन का 6 होता है, ऑक्सीजन का 8 या 24, ये होता है 24, तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें 16 + 48, 8 × 32, 32, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 और 2 8 और 3 और 1 4, 48 आ जाएगा। ये क्या आ गया हमारे पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन आ गया हमारा। अब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जितना, अगर न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम में तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे होना तो चाहिए कि अगर हम न्यूट्रल मान लेते हैं तो जितने प्रोटॉन होंगे इतनी होंगे इलेक्ट्रॉन, और इसमें से इस जितना चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब है उसमें से उतने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से निकाल दो तो बचेंगे 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 8 है, जितने होंगे उसमें 2 जोड़ दो, क्योंकि माइनस चार्ज का मतलब जितना माइनस चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 10। अब CO2 पे ये आपका न्यूट्रल है तो यहाँ पे आ जाएगा 22, यहाँ पे CO3 है तो 30 है, 30 में आप 2 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 32, कितना आ जाएगा, 32 और यहाँ पे 48 है इसमें 2 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 50। अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं तो मास नंबर 16 - नंबर ऑफ प्रोटॉन = 8। यहाँ पे मास नंबर कितना होता है इसका, 27 होता है, माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन 13, तो हमारे पास बचाएगा 14। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास 8 ही बचेगा। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का होता है 16 × 2, तो आ जाएगा 12 + 32, तो कितना आ जाएगा, 44। यहाँ पे अगर हम देखें तो कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 × 3 और +2, ये आ जाएगा, तो 12 + 48 तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 और 2 10, 4 और 5 रखे 60 आ जाएगा। 12 ये 16 × 16 48, ठीक है। यहाँ पे 32 रहेगा और 16 तो इसका रहेगा और 4 ये 32 + 16 × 64, तो 4 और 2 6, 6 और 3 9, 96 हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो कल हम यहीं से लेंगे, कंटिन्यू हम करने वाले हैं इधर से, ओके। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे चैनल पे कंटिन्यू वीडियो देखते रहें, क्योंकि हम पूरा कोर्स JEE मेंस का और AMU BTech का अपलोड करने जा रहे हैं, ठीक है।